नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं PQRS यानी कि दोस्तों सेंटेंस अरेंजमेंट या पैरा जम्बल वाले क्वेश्चन, जो कि जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान समय में। क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक ने MP पटवारी के एग्जाम में भी धूम मचाई थी और अब दोस्तों वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम में भी इससे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, पैरा जम्बल वाले क्वेश्चन, ये शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम किसी भी तारीख को हो, किसी भी शिफ्ट में हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने पटवारी के पेपर का एनालिसिस किया तो उसमें दोस्तों स्टार्ट में बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती जा रही है तो बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन पैरा जम्बल के भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही हालत आपके वन रक्षक के पेपर में भी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। PQRS या ABCD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। ठीक है, वाक्यों को क्या करना है दोस्तों, एक क्रम में लगाना पड़ता है ताकि उसका क्या हो, एक सार्थक अर्थ निकल सके। ठीक, चलिए इसके लिए दोस्तों कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स से आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, मैंने देख लिया दोस्तों। देखो भाई, अपन सत्य की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। आपने ऐसा नहीं है कि आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे और पैरा जम्बल देख रहे होंगे। पैरा जम्बल तो बहुत सारे YouTube चैनलों में आपने देख लिए होंगे और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाए भी हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो ऐसा पढ़ाए हैं कि लास्ट सेंटेंस में उसमें क्या लगा रहता है, फुल स्टॉप लगा रहता है। ठीक है, तो ये सब फालतू चीज़ें हैं। ठीक है, ये इससे आपसे सिर्फ जो बच्चों वाले क्वेश्चन रहते हैं ना वो बनेंगे। आप एग्जाम में जाके पैरा जम्बल सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। अगर ऐसा 5 मिनट 7 मिनट के वीडियो से आप पैरा जम्बल के 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाते सॉल्व करते तो आपसे नहीं बनेंगे। और आप पैरा जम्बल इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, आपको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, आप अंग्रेजी में पैरा जम्बल टॉपिक सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती, और जिसको अंग्रेजी आती है वो पैरा जम्बल कभी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिसको चारों सेंटेंस के अर्थ पता है वो जमाने में उसको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। जैसे अपन हिंदी में दोस्तों क्या करते हैं, निबंध पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं बताइए। सबसे पहले आपको यदि हिंदी के 4 सेंटेंस लिख के दूंगा मैं, तो आप बताइए मुझे, क्या आप उन्हें क्रमबद्धता में नहीं जमा सकते क्या? बिल्कुल जमा सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको जो 4 सेंटेंस लिखे हैं ना उसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में। ठीक है, क्योंकि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश मजबूत रहती दोस्तों तो आप पैरा जम्बल नहीं पढ़ते। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों याद रखना, सेम होता है जैसे आप क्या करते हो, हिंदी में क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। ठीक है, और सबसे लास्ट में देखना आपका क्या जाता है, उपसंहार जाता है। इंग्लिश में बोले तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन और लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, निष्कर्ष। ठीक है, या उपसंहार जिसको हम कहते हैं। तो सेम चीज़ हमें यही प्रोसेस दोस्तों इस टॉपिक में अपनाना है। हमारा काम है दोस्तों कि हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वो बनना चाहिए। हमें रूल से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा क्या करना चाहिए, हमारे अगर 6-7 क्वेश्चन आते हैं पैरा जम्बल से तो 6-7 क्वेश्चन ही हमसे एग्जाम हॉल में बनना चाहिए। और 6-7 क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों तो वहाँ 6-7 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। और इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए देखो, आप कितने दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको सब बनना चाहिए। फिर नाउन बनना चाहिए, प्रोनाउन बनना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनना चाहिए। ठीक है, एडवर्ब आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आना चाहिए अगर रूल पढ़ोगे तो। ठीक है, मॉडल्स आना चाहिए, लेकिन इतना आप नहीं कर पाओगे मुझे पता है। फिर इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ वैसा आपको करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं रूल बताता हूँ। रूल देखिए, वर्ड अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ सेंटेंस अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ड मतलब होता है शब्द। शब्द को कैसे अरेंजमेंट करते हैं देखिए, आपको पता हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, हिंदी में बोलते हैं ना हम, राम आम खाता है। ठीक है, तो ये हिंदी में अलग चलता है। ठीक है, यहाँ कर्म आ जाता है, उसके बाद क्रिया आती है। लेकिन अंग्रेजी में राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, ऐसा चलता है। और अगर पैसिव वॉइस में हम जमाते हैं, ये तो एक्टिव वॉइस टाइप का हो गया। अगर पैसिव वॉइस में जमाते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय आता है प्रीपोजिशन और फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक, ये वर्ड अरेंजमेंट है। ये रूल का कहीं कोई उपयोग नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको जितने भी रूल पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये रूल सिर्फ आप पढ़ लो। बाकी मैंने एक चीज़ सीखा है दोस्तों कि रूल से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं हैं। ठीक है, आगे आपको बताऊँगा। आपको
क्वेश्चन से ही रूल पता करना है, ठीक है। आप वहाँ जो ऑप्शन लिखे रहते हैं ना, उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको वहीं पर रूल आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। आप रूल पढ़ के पैराजम्बल सॉल्व करने जाओगे तो धोखा खा जाओगे, ठीक है। कैसे धोखा खाओगे आगे अभी क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा रूल है, नाउन के बाद हमेशा प्रोनाउन आता है, याद रखना। अगर मान के चलो दोस्तों, जैसे मैंने बोला राम ईट्स मैंगो, ठीक है, राम आम खाता है, तो राम आम खाता के बाद अगर कोई दूसरा सेंटेंस आएगा तो उसके लिए मैं संज्ञा के, देखो संज्ञा क्या होती है अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मतलब जैसे मैंने बोल दिया राम आम खाता है, वह आम भोपाल से लेकर आता है, तो ही हो गया। मतलब ही क्या होता है, संज्ञा की जगह में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है। संज्ञा की जगह में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं, तो वही नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, ठीक है। और पहले ए और एन आता है, बाद में द आता है। मान के चलो दोस्तों, मैंने किसी शब्द के लिए किसी शब्द में पहले ए और एन आपको दिखा, ठीक है, तो ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, किसी शब्द में अगर आर्टिकल दिखे और उसी शब्द में अगर फिर द आर्टिकल दिखे तो पहले ए और एन वाला आएगा, फिर उसके बाद द आएगा। क्यों? क्योंकि द डेफिनिट आर्टिकल होता है, मतलब दोस्तों उस चीज़ की बात पहले कहीं हो चुकी है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, लिंक और कंक्लूजन। मैंने बताया ना, प्रस्तावना, ठीक है, फिर वाक्य को जोड़ते हैं और लास्ट में कंक्लूजन। लास्ट में हमेशा आपको निष्कर्ष देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं, कभी मिल भी सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले वाक्य में भी कभी भी ये नहीं आएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल छाप के नहीं चलना है कि बिल्कुल ये सही पहले वाक्य में ये शब्द दिख रहे हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अंग्रेजी और विज्ञान कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप अपवाद से भरे हुए हैं, ठीक है। तो दिमाग में आपको ये सिर्फ इसकी एक वो बना के चलना है, ठीक है, कि इस प्रकार के शब्द आमतौर पर नहीं दिखते। बट आल्सो, हाउएवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, दैट्स, व्हाई, हैंस, दस, फाइनली, सच, सिंस, देन, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये कभी भी पहले वाक्य में नहीं दिखते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है। और एक और रूल याद रखना है आपको कि अगर मान के चलो कहीं किसी का नाम आ रहा है, ठीक है, तो उसका पहले पूरा नाम आएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका शॉर्ट नाम आएगा। मतलब दोस्तों शॉर्ट नेम पहले नहीं लिखा जाता, शॉर्ट नाम के पहले फुल नेम आता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर राजेंद्र सनोडिया, पहले मैं राजेंद्र सनोडिया लिखूंगा पूरा, तो अगले वाक्य में हो सकता है मैं सिर्फ सनोडिया का इस्तेमाल कर सकता हूँ या राजेंद्र का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, अगर नाम से संबंधित क्वेश्चन आता है तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन। दो क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम, है ना। तो लास्ट में मैंने 3-4 क्वेश्चन आपके पटवारी के भी रखे हैं और ये सभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है ना। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और इनको आपको जमाना है, ये ऑप्शन है, ठीक। मेरे पास दिक्कत थी इसलिए मैंने खुद टाइपिंग किया हूँ और आपको क्लियर दिखे इसलिए दोस्तों इस प्रकार से लिख दिया कि ये 4 सेंटेंस है और ये ऑप्शन लिखे हुए 4, इनमें से कौन सा सही आपको बताना है, ठीक है। चलिए, 10 चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिंस एंशिएंट टाइम। इतना आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम में, ठीक, इतना आपको नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप पैराजम्बल करने जाओगे सॉल्व, यूट्यूब में जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले पढ़ाएंगे या कोई भी पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वो ऑप्शन वाली मेथड ही बता रहा है, ठीक है। कितना ही बड़ा चाहे नीतू सिंह मैम क्यों ना हो, ठीक है, वो भी मैंने देखा कि वो भी पैराजम्बल को ऑप्शन से सॉल्व करवा रही हैं, ठीक है। तो हमें भी ऑप्शन से ही सॉल्व करना है क्योंकि इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। देखो 10 जो है, 10 से तो बाकी की शुरुआत हो ही नहीं सकती, मैंने अभी बताया था, ठीक है, पहले सेंटेंस में नहीं आ सकता, ठीक है। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, ये ठीक है। टुडे देयर आर थाउजेंड ऑफ स्कूल इन इंडिया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 100 ईयर एगो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, ये सेंटेंस सबसे पहले आएगा। कह रहा है सिंस एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय से भारत अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए जाना जाता है। हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। देखो सारे रूल अब आपके पास कोई काम ही नहीं आते, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो रूल वाले क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं, ठीक है, 1-2 चैनल में मैंने देखा तो उन्होंने तो ऐसा पढ़ाए हैं कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा, ठीक है,
शुरू में ये नाउन आएगा, ये आएगा, ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। आप यदि ऐसे क्वेश्चन करके जाओगे तो एग्जाम में धोखा खाओगे, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सिंस एंशियंट टाइम इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशन सिस्टम। आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ऑप्शन पे, और दूसरी चीज़ देना है दोस्तों कि आपको कोशिश करना है कि हमें उसका थोड़ा सा सेंटेंस जो लिखे हुए हैं थोड़ा सा अर्थ समझ में आए, ठीक है, और जो कुछ रूल्स होते हैं उन पे हमें ध्यान देना, ठीक है। तो सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, टुडे देयर आर थाउजेंड ऑफ स्कूल इन इंडिया मैनी विच आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ स्कूल इंडिया, 1000 स्कूल इंडिया में हैं, ठीक है, उसमें से कुछ वर्ल्ड में बेस्ट हैं। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 100 ईयर एगो, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो ये तो बात बाद में आएगा सेंटेंस, ठीक है। द चिल्ड्रन इन इंडिया हैव एन यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ आएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला सबसे पहले आएगा, क्योंकि शुरुआती ऐसे करा सिंस एंशियंट टाइम। हम कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि एक समय की बात है, वहाँ एक महान राजा रहता था, तो सिंस एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय से भारत अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, यहाँ से हम बाकी की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहला में कौन सा बी है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है लास्ट वाला, ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा BDCA। एक ही ऑप्शन में बी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको करना है ना। और लास्ट में देखिए ए आ रहा है, तो मतलब ये देखने की कोशिश करिए कि क्या ए वाला लास्ट में कंक्लूजन दे रहा है, 10 चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। देखिए अपॉर्चुनिटी कह रहा है ना, तो देखिए आप इसको पढ़ने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ निष्कर्ष बता रहा है, ठीक है। ये नालंदा की बात पहले कर लिया उसने, ठीक है, 1000 स्कूल शुरू बात पहले कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों याद रखना, ये द कंट्रीज ना। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या देखना है कि यहाँ पर हिंदी का अर्थ हो रहा, देखो सिंस एंशियंट टाइम इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, मतलब भारत पुराने समय से ही दोस्तों अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, ठीक है। बी वाला सेंटेंस अपन ने ये ऑप्शन सही कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद डी बोल रहा है, देखिए द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 100 ईयर एगो, 100 ईयर एगो, मतलब 100 वर्ष पहले दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, ठीक है। इसके बाद सी देखिए, सी का है टुडे देयर आर थाउजेंड ऑफ स्कूल इन इंडिया मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आज भारत में हजारों स्कूल है जिसमें से कुछ वर्ल्ड क्लास स्कूल भी हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 10 चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। इसलिए दोस्तों जो इंडिया के बच्चे हैं वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को प्राप्त करने का मौका पा रहे हैं। तो बिल्कुल सेंटेंस आपको देखिए ये वाला सेंटेंस आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी आपको, इस प्रकार से आपको क्या लगाना है, अप्रोच लगाना है, ठीक है। इस प्रकार की अप्रोच आप लगाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ रूल का कोई काम ही नहीं आया भाई, ठीक है। बताइए, आपको हिंदी अर्थ थोड़ा समझ में आना ही चाहिए, ठीक है, और नहीं आता तो फिर अभी आगे आगे धीरे धीरे और देखना, हर क्वेश्चन में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर हुज नेम नो वन नोन, ठीक है। हिज मदर मतलब किसकी माता, ठीक है। तो ये तो पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता, आफ्टर से कभी सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट इज बॉर्न इन अ वर्क हाउस, ठीक है, और ओलिवर स्पेंड, देखिए यहाँ ओलिवर यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी ओलिवर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बात ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि ओलिवर जो है, अगर ओलिवर देखिए यहाँ बोल रहा है ओलिवर ट्विस्ट इज बॉर्न इन वर्क हाउस इन 1830 इंग्लैंड। ओलिवर ट्विस्ट मतलब ये पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ सिर्फ ओलिवर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब दोस्तों मैंने अभी बताया था कि आपको पहले मैंने बताया जैसे राजन सनोडिया पहले पूरा आएगा, उसके बाद राजेंद्र अकेला लिख सकते हो या सनोडिया अकेला लिख सकते हो, ठीक है। तो ओलिवर ट्विस्ट वाला सेंटेंस तो पहले आएगा, ये बात तो आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद ओलिवर आएगा, मतलब दोस्तों सी के बाद डी आएगा, ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो गई, क्योंकि ओलिवर ट्विस्ट जो है ये सी सेंटेंस में ही दिख रहा है पूरा, ठीक है। मतलब सी सेंटेंस से शुरुआत होगी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर और हिस्से बाकी की शुरुआत हो नहीं सकती। तो सी वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाले यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन काट दिया मैंने जिसकी शुरुआत बी से हो रही है। अब सी के बाद ए आएगा कि डी आएगा कि बी आएगा, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए भाई सी के बाद कह रहा है वो, यहाँ कह रहा है कि देखो यहाँ पर कह रहा है ओलिवर ट्विस्ट इज बॉर्न इन अ वर्क हाउस इन 1830 इंग्लैंड, मतलब ओलिवर का जन्म 1830 इंग्लैंड में हुआ था। हिज मदर हुज नेम्स नो वन नोस इज फाउंड ऑन स्ट्रीट एंड आइस जस्ट आफ्टर ओलिवर्स बर्थ, मतलब दोस्तों उसकी माता का नाम किसी को पता नहीं था, वह तुरंत ही उसके जन्म के बाद मर गई, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक। पूरा समझ में भी नहीं आएगा तो थोड़ा तो आएगा भाई, है ना, तो ये आपको समझना है, ठीक है। मतलब दोस्तों सी के बाद कहीं ना कहीं ए आएगा, क्योंकि अब हमें इसके बाद देखिए सी के बाद ए आ रहा है, लेकिन ए के बाद क्या डी आ रहा है क्या, ठीक है, ये भी देखना आपको डी आ रहा है क्या।
ओलिवर स्पेंड द फर्स्ट 9 ईयर ऑफ हिज लाइफ इन अ बैडली रन होम फॉर यंग ऑर्फन्स एंड देन इज ट्रांसफर टू अ वर्क हाउस फॉर एडल्ट्स। ठीक है, मतलब ओलिवर ने दोस्तों अपने जो पहले 9 साल है जन्म के, उन्होंने कहाँ गुजारा, ऑर्फन्स मतलब अनाथालय में बिताला। ठीक, उसके बाद उसको वर्क हाउस में क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब दोस्तों सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सी के बाद ए आ रहा है और ए के बाद डी कहीं ना कहीं। अब इसके बाद बी वाला सेंटेंस भी देख लो, आफ्टर द अदर बाय बुली ओलिवर इनटू आस्किंग फॉर मोर गुल इनटू द एंड ऑफ मील मिस्टर बम्बल ऑफर्स 5 पाउंड टू एनीवन हु विल टेक द बॉय अवे फ्रॉम द वर्क हाउस। मतलब एक ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों कह रहे हैं कि 5 पाउंड देने की बात हो रही है मिस्टर हम्बल के द्वारा। ठीक है, अगर उसे वर्क हाउस से दूर रखा जाएगा। तो मतलब दोस्तों ये वाला जो है सेंटेंस क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, CADB आएगा। ठीक, अगर आप इतना समझ जाओगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या आने वाला था, ओलिवर ट्विस्ट, तो आप इसी से क्लिक कर लोगे कि सी आएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस को आपको क्या करना है, लिंक करना है। सबसे ज़्यादा मेन रूल ये है कि पहला आपको इंट्रोडक्शन ढूंढना ही पड़ेगा, है ना, और लास्ट में कंक्लूजन ढूंढना पड़ेगा और बीच में लिंक करना पड़ेगा। ठीक, ये 3 चीज़ें सीखना पड़ेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप उसी ट्रिक में रहोगे जो बता रहे हैं दूसरे चैनल वाले कि लास्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा रहेगा। ऐसा नहीं है, सभी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पटवारी का है क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, जैसा सेम टू सेम आए हुए हैं। देखिए ये कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आया है ना। तो देखिए भाई, इसमें 4 सेंटेंस लिखी हैं। बट सो कॉमन प्लेस टू मैनी ऑफ अस दैट दे बिकम बैकग्राउंड स्कूल आर क्विट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझो भाई, बट से किसी चीज़ की शुरुआत हो नहीं सकती। तो मतलब ए, यहाँ तो चारों में शुरू में डी दिख रहा है, ऑप्शन को देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखना। ठीक है, चारों में डी दिख रहा है, मतलब पहला चीज़ तो कंफर्म होगी कि डी पहला आएगा। ठीक है, इसके बाद ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, ऑप्शन में देखिए दिख रहा है। ठीक है, डी के बाद तो यहाँ पर आपको क्या दिखना है, व्हाट सो कॉमन प्लेस टू मैनी ऑफ आस दैट। ये देखिए जो बी सेंटेंस है इसमें लास्ट में दैट आ रहा है, मतलब दोस्तों ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब दोस्तों ये सेंटेंस बी वाला जो है लास्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, क्या हो सकता, लास्ट में नहीं आ सकता। मतलब दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन है वो हो गया आपका गलत। ठीक है, लास्ट में तो आ ही नहीं सकता। यहाँ बात कंप्लीट ही हुई ना, दैट के बाद कुछ और आएगा, बट सो कॉमन प्लेस। ठीक है, बट सो कॉमन प्लेस, तो देखिए दोस्तों पहला तो ये हो गया, कंफर्म हो गया, चारों में डी दिख रहा है, बट सो कॉमन प्लेस। इसके बाद देखिए दोस्तों बट सो कॉमन प्लेस दिख रहा है, इसके बाद आप देखिए टू मैनी अप आस दैट। ठीक है, दे बिकम बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप देखिए दे बिकम बैकग्राउंड, ये वाला जो सेंटेंस है, ये सी वाला जो है, ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों दे बिकम बैकग्राउंड, ये कहीं ना कहीं वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, जब तक ये चीज़ आप नहीं समझोगे कि कौन सा वाक्य कंप्लीट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो दे बिकम बैकग्राउंड, ये चीज़ भी आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बट बोल रहा है। ठीक है, तो डी के बाद ए आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 2 वाक्य उसमें, बट मतलब क्या होता है, लेकिन किंतु परंतु, मतलब उससे जोड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, DABAC सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सेंटेंस को भी आपको दिख रहा है कि नहीं का मालूम। ठीक है, अब चलो दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं मैं बता दूंगा, इसका रूल समझ लो बस, है ना। ये लिखा है सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री इन आर्ट वर्ल्ड। ठीक है, ये सिंस 2014 द यूनाइटेड स्टेट हैज सेलिब्रेट जून 21 एज नेशनल सेल्फी डे टू ऑनर दिस डिस्टिंक्टिव स्टाइल विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन सेल्फी कैप्चर्ड बाय कैमरा रेदर देन पेंट हैव, ये दुनिया भर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको देखिए व्हाट डू यू डू व्हेन नोबडी इज अराउंड टू टेक योर पिक्चर, यू टेक अ सेल्फी। देखो हम कह सकते हैं ना, इसके आपको हिंदी अर्थ समझ में आना चाहिए, व्हाट डू यू डू व्हेन नोबडी इज अराउंड टू टेक योर पिक्चर। आप क्या करते हो जब आपके आसपास में कोई फोटो खींचने के लिए नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ से बाकी की शुरुआत हो सकती है, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। ठीक है, यहाँ से मतलब ऑप्शन नंबर डी पहला आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, तो मतलब ये ऊपर के 2 ऑप्शन क्या होगा, कट हो गए। ठीक है, अब डी के बाद ए आएगा कि सी आएगा, देखिए ए वाला है सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस इन आर्ट वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला जो फर्स्ट है, यू टेक अ सेल्फी, सेल्फी के बाद दोस्तों सेल्फ पोर्ट्रेट्स, मतलब ये क्या हो रहा है, डी से क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डी के बाद ए आएगा। ठीक है, इसके बाद विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन आए हैं, सेल्फी कैप्चर बाय कैमरास रेदर देन पेंट हैव बीन कम इंक्रीज पॉपुलर, मतलब दोस्तों ये वाला आपका उसके बाद क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और मैंने पटवारी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया दोस्तों, मतलब ये PDF मेरे पास पूरी है। मैंने देखा भाई सबसे ज़्यादा
जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों की कमज़ोर है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी में पूरे क्वेश्चन गलत दिखते हैं पीडीएफ में जो देखा ना मैंने, और एक ही स्टूडेंट के नहीं, जितने भी उसमें अलग अलग स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है वो, तो सारे स्टूडेंटों को देखा मैं, किसी का भी स्कोर दोस्तों अच्छा नहीं मिलता वहाँ पर, पूरे क्वेश्चन गलत दिखते हैं। ठीक है, इस स्टूडेंट ने ये जो दिख रहा है ना येलो के अलावा ये वाला लगाया था सही। ठीक है, बहुत स्थिति खराब है अंग्रेजी में मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बोल रहा है ए सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स, इसको भी अरेंज करना है। ठीक है, तो सम टाइम्स बिनिंग टू अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड, देखिए बी वाला सेंटेंस वाक्य की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब बी वाला आपका लास्ट में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हम शुरुआत करते हैं, पहला सेंटेंस डी होगा कि सी होगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है तो डी और सी। ठीक है, तो देखिए डी में बोल रहा फ्रॉम कोलंबिया टू पाकिस्तान टू नीदरलैंड किड्स आर क्लेमिंग आर राइट। अगर सिर्फ आप इतना सा का हिंदी अर्थ समझ लेते ना तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता। देखो, फ्रॉम कोलंबिया टू पाकिस्तान टू नीदरलैंड, मतलब दोस्तों कोलंबिया से पाकिस्तान और नीदरलैंड तक, कोलंबिया से पाकिस्तान तक और नीदरलैंड तक किड्स आर क्लेमिंग आर राइट, बच्चे अधिकार का दावा कर रहे हैं, बच्चे अधिकार का दावा कर रहे हैं टू अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड समटाइम बिनिंग्स। ठीक है, एंड के बाद यहाँ पर ये हो रहा है, तो मतलब डी सी बी ये आपका सही हो जाता। इतना सा आपको हिंदी अर्थ समझ में जाता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों इसमें आपको हिंदी का अर्थ थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, और आपको फर्स्ट वाला सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए, और बाकी जो रूल्स हैं दोस्तों उनसे भी आप थोड़ी मदद ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पैराजैमल में 6 में 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तभी आप दोस्तों पैराजैमल पढ़ रहे हो, नहीं तो पैराजैमल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता होगा कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है तो पटवारी की मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।